सभी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना होती है या कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है कि एक अपमान सा महसूस होता है। वो हो सकता है छोटी बात पर हो, बड़ी बात पर हो, या अपमान को हम छोटा समझें, बड़ा समझें, लेकिन कहीं ना कहीं एक आध जिंदगी में घटना सबके पास हो जाती है। कोई रिएक्ट करने की पोजीशन पर रहता है, कोई रिएक्ट करने की पोजीशन पे नहीं रहता है। कोई किसी तरह से रिएक्ट करता है, कोई किसी तरह से रिएक्ट करता है। तो हमारा जो बेस है, आज का थीम है मीटिंग का, यही है कि आखिर जब हम हमारे साथ ऐसी कोई अपमानजनक घटना होती है या हमको कोई इंसल्ट करता है, तो हम उस पर कैसे रिएक्शन करते हैं। क्या हम उस रिएक्शन के अनुसार अपना और दूसरों का भी भला कर सकते हैं क्या। एक होता है रिएक्शन डिस्ट्रक्टिव, एक होता है रिएक्शन कंस्ट्रक्टिव। बलराम निषाद जी बहुत जल्दी मीटिंग से लेफ्ट हो गए हैं, शायद उनको इम्पोर्टेंट काम होगा ऐसा मानते हैं। धन्यवाद, वो जुड़े यहाँ पर। और सभी साथी चैट बॉक्स में नंबर देखते जाएंगे, सब अधिकांश साथी उसमें नंबर शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो जो आज का विषय है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी एक वकील से महात्मा, फिर राष्ट्रपिता, बापू आदि जैसे उपाधियों का संबोधन उन्हें कैसे मिला, और इन्होंने देश को स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार जिन साधनों या उपाय से दिया, क्या वे आज भी प्रभावी और सशक्त हैं क्या। लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो थीम है, शायद आप सभी समझ चुके होंगे कि हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, गांधी जी की जीवनी पर विशेष फोकस न करके उनके कर्मों पर फोकस करेंगे। और खासकर ये कि जैसा सभी जानते हैं कि गांधी जी एक एडवोकेट से सामाजिक कार्यकर्ता या राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिलाने के लिए, हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए या समाज को बहुत सारे क्षेत्र में अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा, या कौन सी घटना थी जब इसके लिए वो प्रेरित हुए, उसी पर फोकस इन बैकग्राउंड में ये रहेगा। और इनके कामों को हम वहां पर एक तरह से एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या उसके अनुसार हम भी कुछ ऐसा, या एक आम आदमी भी वैसा वहां से कुछ सीख सकता है क्या, क्या वो साधन या उपाय आज भी प्रभावशाली है कि नहीं। बैकग्राउंड में यही रहेगा प्रक्रिया। और जैसे बताया कि रिएक्ट जो करना होता है, सबको ही रिएक्ट करता है। एक बच्चे के साथ जब होता है कुछ, उसके उसको पसंद की चीज नहीं मिलती या उसको मारा जाता है, डांटा जाता है, तो उसका तरीका अलग होता है रिएक्ट करने का। या तो रोएगा, चिल्लाएगा, जमीन पर लेट जाएगा या कुछ करेगा, तो उसका कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी होती है। लेकिन मेच्योर आदमी का ये नहीं माना जाता कि जब उसके साथ कोई इंसल्ट हो तो तुरंत रिएक्ट करे। अगर वो अपने को सुरक्षा कहे या आत्मरक्षा की पोजीशन वाली अटैक है तो आत्मरक्षा करना है। लेकिन अगर कहाँ वर्ड से या शब्दों से अटैक है तो उसको सोच समझकर रिएक्ट करना चाहिए। ये यहाँ पर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चल रहे हैं। जैसे अगर देखें तो बहुत से लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं और आज भी हो रही हैं। उन्हीं में से गांधी जी थे, जब बोलते हैं जो मैंने सुना समझा जाना पड़ा, कि ट्रेन में जा रहे थे, उनको धक्का दिया गया और काला कहकर या काला आदमी कहकर ऐसा कुछ अपमानित किया गया। तो उन्होंने मन में निर्णय लिया कि मैं अपने देश को आजाद कराऊंगा और यहाँ से गोरे लोगों को भगाऊंगा। इसी प्रकार अगर हम कहें अपमान की बात, तो एक मुझे मैं खेल की तरफ जा रहा हूँ। इंडिया पाक का मैच है, मुझे याद आता है वो शायद 12-13 साल पहले का हो, जब वेंकटेश प्रसाद एक हमारे बैट्समैन, उसे बॉलर थे और कोई पाकिस्तानी बैट्समैन था, उसने एक बॉल पर फोर लगाया और वेंकटेश को चिढ़ाया या अपमान किया, देखो बाल का क्या हश्र हुआ। अब वो संयोग कहें या बॉलिंग के गुण कहें कि अगले बॉल पर बोल्ड हो गया, तो ये भी एक तरीका हुआ रिएक्ट करने का कि हमने अपने काम से उसको जवाब दे दिया। सचिन के बारे में कहा जाता है कि वसीम अकरम, इमरान खान उस समय के अच्छे महान बॉलर थे, और उन्होंने जब इनको इंसल्ट किया कि क्या बच्चा हमारे बॉलों को खेलेगा, या पाकिस्तान के लोगों ने इंसल्ट किया, वो एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो भी बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट किया, अपने काम को कह सकते हैं तैयारी की, प्रैक्टिस की, और एक वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन बने। ये जो बिल्कुल तात्कालिक या कहें अपने समय के उदाहरण इनको हम दे रहे हैं। थोड़ा गांधी जी, अंबेडकर जी का उदाहरण पुराना है, वो अंबेडकर जी को लेंगे तो उनको जीवन से ही, मतलब स्कूल लाइफ से ही अपमान झेलना पड़ा, उसके बाद वो ऐसा करते गए। हमारे साथी बहुत जल्दी लेफ्ट हो रहे हैं, और चलिए अच्छी बात है, जो साथी रहेंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे। विषय हम जरूर यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन उसको समझिएगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं एक मंथन करने की बात है, हम अपने दिमाग को झकझोरने की बात कर रहे हैं, साथ में हम तैयार होने की बात कर रहे हैं कि हमारे आदमी या हम लोग कैसे तैयार हों।
हिस्ट्री को पढ़ने का रीजन ये है कि हम तैयारी कैसे, यानी हम अपने आप को कैसे तैयार करें, ये एक रीजन है इसके पीछे। हिस्ट्री तो किताबों में लिखी है। इसी बीच में हमारे बीच में एक साथी और जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। ये मैंने शॉर्ट में बोला कि इतने कह सकते हैं। संतोष शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सोनू कुमार जी हैं, उनका भी स्वागत है। और अगर उस प्रकार जाए वर्तमान के समय में, तो अगर इंसल्ट की बात कहें तो मोदी जी को भी बहुत इंसल्ट झेलना पड़ा, लेकिन वो अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को भी बहुत इंसल्ट झेलना पड़ा, वो भी अपने तरीके से तैयार होकर या अपनी तैयारी करके वो भी जवाब दे रहे हैं। यानी कहने मतलब वर्तमान में जो है। अशोक भैया थोड़ा सा संचालन कीजिएगा। अब आप, मैं माइक को हैंड ओवर करता हूँ, आप संचालन करते हैं। जी अशोक जी, अब आप संचालन करें। वैसे सभी साथी आ गए हैं। जी हाँ, माइक आपका ऑफ है, माइक ऑफ है। आदरणीय महेंद्र कुमार जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, कृपया अपनी बात रखें। जी महेंद्र, माइक चालू करें, पहले माइक बंद है आपका। माइक बंद है, माइक चालू करें महेंद्र जी। माइक। जी सर, मेरा मोबाइल कुछ गड़बड़ हो गया था सर, मैं इसलिए सुधार में लगा हुआ था। और आप सभी के लिए नमस्ते बोल रहा हूँ सर, सभी के लिए सर। जी अपनी बात रखें। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, हमारे दमोह जिले में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है सर। एक्सीडेंट में 9 लोगों की दुर्घटना हो गई। ट्रक और एक्सीडेंट से इस शराब के नशे की हालत में था ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर। तो एक पूरे परिवार की जनहानि हो गई सर, एक बच्चा बस खाली बचा है। तो मैं चाहता हूँ सर कि ये नशा सभी समाज में ना होना चाहिए सर। शराब, क्योंकि शराब के नशे में कुछ भी घटना घट जाती है सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, और मैं अपना बात को विराम देना चाहता हूँ। जी नमस्ते सर। धन्यवाद महेंद्र जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर A.K. निषाद जी। डॉक्टर A.K. निषाद जी आए और अपनी बात रखें। हाँ जी सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर इन्होंने जो बताया है कि मेरे गांव पे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ चुके हैं, तो बेसिक सी बात सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्रिंक कहीं पर भी निकलें तो ड्रिंक करके ना निकलें और हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें। इससे क्या होता है, अगर छोटी मोटी घटना घटती है तो एक बार कुछ चांसेस रहते हैं सर। अगर कोई छोटी मोटी भी घटना घटती है सर, आपके आसपास CSC या PHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके एक बार ज़रूर अवगत कर दिखाएं वहाँ पर। अन्यथा सर इसमें अब अब इन्होंने बोला कि वो ड्रिंक करके गाड़ी बाइक चला रहे थे, तो इनको भी सर दोनों की इसमें शायद कुछ होना चाहिए, गलती होगी सर। जी मैं, अशोक जी आप सबसे आग्रह कर लिए कि विषय पर केंद्रित रहें, ताकि हम समय से विषय पर डिस्कस कर सकें। और उसके बाद हम इस विषय को भी लेंगे 1-2 हफ्ते के बाद। और क्रम से बुलाइएगा जो साथी आए हैं, किसी साथी को जल्दी हो जरूर बता देंगे। जी अशोक जी संचालन करें। गुलशन राजपूत जी, आदरणीय गुलशन राजपूत जी। गुलशन राजपूत जी अगर बात सुन रहे हैं तो कृपया अपनी बात रखें। सभी सम्मानित समाज के सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
चलो रखूंगा, पहले आप अपनी मीटिंग स्टार्ट कर लो, उसके बाद मैं रखूंगा आपकी बात, लास्ट में रखूंगा उसके बाद। महेंद्र वर्मन जी। नहीं अशोक भैया, महेंद्र वर्मा जी को बुला चुके हैं। आप थोड़ा सा क्रम में हैं। चंद्र प्रकाश जी हैं, डॉक्टर निषाद साहब बोल चुके, मधुरा लाल जी हैं, धर्मेंद्र कुमार डॉक्टर जी हैं, बलराम बिंद हैं, राजीव कुमार जी हैं, राम शंकर जी हैं, सोनू हैं और संतोष शर्मा जी हैं। जी मथुरा लाल जी अभी कम में, लिस्ट के हिसाब से मथुरा लाल जी हैं अभी कम में। मैं चाहता हूँ मथुरा लाल जी सर, थैंक यू। सभी सम्मानित साथियों को, सभी सम्मानित वरिष्ठ जनों को प्रणाम। आदरणीय, इस मीटिंग में आज मेरा इस वेबिनार में पहला दिन है। मैं सुनना चाहूँगा सभी वरिष्ठ जनों को, बस इतना सही निवेदन है। मीटिंग को स्टार्ट किया जाए, समय की तुलना करते हुए समय को न गंवाया जाए। मीटिंग स्टार्ट में मुख्य मुद्दे से चर्चा करना शुरू किया जाए सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। इसके बाद मैं नीलम शर्मा जी, नीलम शर्मा जी अपनी बात रखें। सभी को नमस्ते। नमस्कार। मम्मी की तरफ से हम सब बच्चे मीटिंग पहुंचते हैं। जी जी जरूर। हमारी भी कुछ फ्रेंड्स हैं। बोलिए बोलिए, अपनी बात बोलते जाएं। मेरा नाम राधिका सोनिया है। मेरा नाम राधिका सोनिया है। अच्छा राधिका जी बोलिए। मेरा नाम रुक्मणी परिहार है। जी रुक्मणी, स्वागत है आपका। राधिका रुक्मणी जी अपनी मेरा बात नाम रखें। शर्मा है। जी आज हम लोग इस मीटिंग में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत कुछ नया सीखने मिलता है और बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलता है, जिससे कि हम अपने जीवन में सफलता पा पाए। बहुत बढ़िया। और दूसरे बच्चे बोले। ठीक है, उनको अभी सुनने का मौका दे देते हैं। बाकी साथियों बुला लीजिए, या तो फिर सीधे आदरणीय भूपेंद्र जी को इनवाइट कर लीजिए। थोड़ा ये भूपेंद्र जी से तो अपन आराम से अच्छी सुनिए। नीलम यादव जी को सुन लेते हैं अपन पहले क्रम में। नीलम यादव जी आइए, अपनी बात रखें। अरे रात्रि हुई और क्या हो चोरी। नीलम यादव जी, नीलम यादव जी, आप मेरी बात सुन रही हैं? नीलम यादव जी अभी उपलब्ध नहीं है शायद। मैं जस्वी वक्ता जी भूपेंद्र निषाद जी को आमंत्रित करता हूँ। हम सभी ध्यान से सुनिए, विषय पे बहुत अच्छे से बोलते हैं वो, बहुत शेरो शायरी के साथ में आपको मतलब बोर नहीं होने देते हैं, साथ में शेर शायरी सुनाते हैं। आदरणीय भूपेंद्र निषाद जी। भूपेंद्र जी। सम्मानित साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आपकी आवाज। नमस्कार। मैं आज माननीय राजा राम जी के नाम से शुरू करूंगा और हे राम पर खत्म करूंगा।
उसमें हमारे नाभिक साहब का बड़ा प्यारा नाम है जो हम लोग लेते हैं आदर के साथ। एक बच्चे बैठे हैं इसलिए बच्चों को भी सुनाने के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी विषय पर तो हम लोग बोलेंगे। गांधी जी के बचपन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कहाँ पढ़े, कहाँ लिखे, कहाँ पैदा हुए, जैसा कि नाभिक साहब ने अपने प्राथमिक उद्बोधन में बता ही दिया था कि हम लोग तो पढ़ ही लेंगे उसको हर जगह से, लेकिन जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं का असर क्या हुआ देश के समाज पर, दुनिया के समाज पर, हम लोगों को उन्हीं बातों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। तो उसी के संदर्भ में मैं बात करना चाह रहा हूं कि गांधी जी एक रामधुन करते थे, रामधुन गाते थे। शाम को एक रामधुन का बैठक होती थी, सभी लोग अपना कपड़ा वपड़ा पहन के साफ सुथरा हो करके बैठते थे और वो लोग रामधुन करते थे। गांधी जी उसमें मेन होते थे। तो उस रामधुन को कहा जाता था कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये दो लाइन जो है, ये तो उनके धुन का, उनके जो एक धार्मिक भाव थे, धार्मिक भाव सब बोल रहा हूँ, धार्मिक भाव थे, वो दोनों लाइनों में परिलक्षित होते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ये दोनों लाइनें जो है वो गांधी जी के उस भाव को प्रदर्शित करते हैं जो जिस धर्म से वो जुड़े हुए थे। लेकिन गांधी क्या थे वो तीसरी लाइन से शुरू होता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये ही गांधीवाद है। गांधीवाद यही है कि इस दुनिया में, इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, चाहे ईश्वर कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, ईसा में ईसु कहिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन सब एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और सबका मंतव्य ये है कि ये जो चीजें हैं जो ये लोग मानते आए हैं, जिनको हम लोग भगवान कहते हैं, चाहे वो इस्लाम से आए हो, चाहे हिंदू से आए हो, चाहे क्रिश्चियन से आए हो, चाहे और धर्मों से आए हो, सबका लब्बो लुभाव ये है कि सबको सम्मति मिलनी चाहिए, सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। ये गांधी जी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार भी था और उनके विचारों का सबसे बड़ा मंतव्य भी यही था कि गांधी को कोई धार्मिक भी कह सकता था, धर्मनिरपेक्ष भी कह सकता था, और गांधी एक निरपेक्ष ढंग से सारी दुनिया के नागरिकों के लिए ये संदेश देते नजर आते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। बाकी जीवनी के बारे में तो सभी लोग कुछ न कुछ पढ़ ही लेते हैं। आजकल तो किताबों की भी जरूरत नहीं है। हालांकि जो ये लिखता है, ये गूगल पर जो लिखने वाले लोग हैं वो बहुत निरपेक्ष नहीं है, और जिन चीजों को हम पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो गूगल नहीं बता पाता है। और गूगल से मतलब क्या है, किसी के बारे में अच्छाई बुराई लिखने से कोई उसको मतलब भी नहीं है। इसलिए मैं गांधीवादी नहीं हूँ, ये आप लोग समझ लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं आदर्श गांधी को मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से गांधीवादी नहीं हूँ, लेकिन आदर्श गांधी को मानता हूँ। इस देश के अंदर दो धाराएं थी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। गांधी एक धारा के प्रवर्तक थे, एक धारा को
संचालित करते थे, उसकी लीडरशिप करते थे। दूसरी धारा के लोग थे जो आमूल चूल परिवर्तन के लिए इस देश के समाज को बदलने के लिए प्रयास करते थे, जो थे जिनसे हमारा दुश्मन परास्त हो सके और देश का समाज आजाद हो, परिवर्तन लाए और दुनिया में जो हवा बह रही है उसके अनुसार डेमोक्रेसी आए, इसके लिए लड़ रहे थे। वो क्रांतिकारी रास्ता भी था। तो मैंने दोनों चीजों का अध्ययन इस रूप में किया कि गांधी से हमने भाव लिए, आदर्श लिए और भगत से हमने संबल प्राप्त किया। एक से वैचारिक बल प्राप्त किया, दूसरे से भौतिक बल प्राप्त किया। दोनों के रास्ते साधन के रूप में अलग थे, मगर साध एक था। आजादी, परिवर्तन, डेमोक्रेसी, सबकी भलाई, सन्मति, सद्बुद्धि, सद्भाव, विश्व शांति, ये दोनों के रास्ते थे। और इन रास्तों में जो रोड़े थे वो इस दुनिया को के शोषण का जरिया बने हुए थे, इस दुनिया का शोषण कर रहे थे। ये चीजें थी। तीसरी चीज वो है जिस पर मैं कि गांधी कैसे हो गए, गांधीवाद कैसे पनप गया इस देश के अंदर। तो दो तीन चीजें कहना जरूरी है मित्रों कि गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो उनके सामने इस देश के अंदर बहुत ज्यादा जकड़न थी, समाज बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था और खेती किसानी चौपट हो रही थी। जो भी थी वो गाय बछड़ों को मार करके लोग खा जाते थे, खेती किसानी पनप नहीं पा रही थी। तो गौतम बुद्ध ने एक आंदोलन किया गौरक्षा का। उसके पीछे ये था कि अगर गायों की रक्षा होगी, पशुओं की रक्षा होगी तो हमारी कृषि बढ़ेगी। तो गौरक्षा का मूवमेंट उन्होंने चलाया और रीजनेबल फिलॉसफी दर्शन दिया इस देश को कि ये जो अंधविश्वास है इस देश में, इसको तोड़ा जाए और नए ढंग से समाज का निर्माण किया जाए। ये गौतम बुद्ध की फिलॉसफी थी। मैं जो समझ पाया हूं गांधी जी को, गांधी जी निहायत पूजा पाठ वाले परिवार से, सनातनी हिंदू जिसको कह लीजिए, उस परिवार से थे। एक बड़े बाप के बेटे थे। बड़े बाप इस रूप में कि उनके बाप पिताजी पोरबंदर रियासत और बाद में राजकोट रियासत के दीवान थे। ये छोटी रियासतें थी मगर जो ये पद होता था वो मुख्यमंत्री का होता था। मुख्यमंत्री का लड़का, ठीक है छोटी रियासत उस जमाने में जमींदारी थी, तमाम रियासतें हुआ करती थी, राज्य रजवाड़े हुआ करते थे, तो उनके ये बेटे थे। गांधी जी का ये था कि बड़े बाप के बेटे होने के नाते जो उनके बच्चों में एक संस्कार आना चाहिए था। बच्चे अय्याश निकल जाए, दारूबाज निकल जाए, पब्लिक को परेशान करना, गुंडाई करना, अराजक रूप में उनको प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, जैसे वसूली के काम, ये सब गांधी जी के अपनी प्रवृत्ति थी। पूरा परिवार धार्मिक रूप से पूरा लगा रहता था, काम करते थे और अपना धार्मिक पूजा पाठ में लगे रहते। गांधी जी वहां से निकल करके आए थे। गांधी जी पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, यानी कि उनका जो डिवीजन निकलता था वो सब सामान्य लड़कों से भी गया गुजरा होता था। कि जो बच्चे थर्ड डिवीजन पास होते हैं, लेकिन कभी ऐसा उछाल आता उनके दिमाग में
कि वो दुनिया को दिखाने के लिए वो एक आदर्श पैदा कर देते हैं, दुनिया में आदर्श पैदा कर देते हैं। गांधी के साथ यही है। गांधी जी पढ़ाई में भले कमजोर थे, मगर वैचारिक ढंग से वो हमेशा बगावती थे, और बगावत के चलते ही उन्होंने माँ के वचनों का पालन करते हुए, पिता के वचनों का पालन करते हुए, धार्मिक रूप से सब मानते हुए उन्होंने पढ़ाई को इस रूप में जारी रखा। उनके बाप की भी इच्छा थी, पिताजी की भी इच्छा थी कि वो ला करें, कानून पास करें और बैरिस्टर बने, या जो भी उस समय बिजनेस के लिए जरूरी होते थे और बड़े दरबारों में जाने के लिए जरूरी पढ़ाई होती थी। और बैरिस्टर की डिग्री भी लंदन में ही मिलती थी। इंडिया में उसमें बार एटला नहीं था, बार एटला केवल लंदन में था। तो गांधी जी को जाना पड़ा, वहां गए, पढ़े, वहां तमाम दुनिया के प्रोफेसर, लेक्चरर, बड़े साहित्यकार, टॉलस्टॉय जैसे बड़े पत्रकारों को गांधी जी के ऊपर असर, ये दूसरे रूप में जीना चाहती है और जीने की कोशिश कर रही है। कुछ देश बदल भी गए हैं, कहीं कहीं क्रांतियां भी हो गई हैं और उनके समाज बदल गए। गांधी जी पढ़ करके जब लौटते हैं तो ये बैरिस्टर होकर के लौटते हैं, वो वकालत नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे मेरे साथ भी यही हुआ, पिताजी नहीं चाहते थे कि LLB तक मैं करूं। उनका एक ही मतलब था, तुम पढ़ लिख करके IAS अफसर या PCS अफसर बनो, हमें वकीलों से कोई मतलब नहीं, हम वकील की बातों को हम पसंद नहीं करते। हमारे पिताजी का निजी एक ख्याल था। हमने उनको वादा दिया कि मैं ऐसा वकील नहीं बनूंगा जो वकील का इच्छा भी आपके दिमाग में। मैंने उनको वादा दिया, तब मैं LLB किया। LLB करने के बाद मैं वकालत में आया और आज उन्हीं की बातों को मान करके मैं वकालत भी करता हूँ। उन्हीं की बातों, मेरे पास जो वकील आता, चाहे जीते या हारे, वो कभी मुझको छोड़ता नहीं। एक लंबी लाइन लग गई। बाद में सरकारी वकील हुआ, दुनिया भर की चीजें हुई और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हुआ और एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे बड़े हाई कोर्ट में, जो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ये सब सारी चीजें हुई। मैं उसको जोड़ रहा हूँ गांधी के उस विचार से कि ना चाहते हुए गांधी जी ने लॉ किया, कानून पढ़ा, सारी चीज किया। लेकिन अभी नाभिक साहब ने एक संकेत दिया था कि उनके ऊपर जो असर पड़ा वो है क्या, जीवन कैसे बदला उनका जीवन इस रूप में बदला कि अफ्रीका से लेकर के हिंदुस्तान तक काले और गोरों का जो एक विभाजन था, जिस ट्रेन में गांधी जी यात्रा कर रहे थे वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा था जिसमें उनको बैठना था। गोरा आया, उनको उठा के फेंक दिया और ठंड का महीना था, कोट वोट सब उनका बेकार हो गया और पूरी ठंड में पड़े रहे। गांधी सोचने लगे कि होता क्यों है, आखिर मेरी गलती क्या थी, मैं टिकट लिया हूँ, लेके बैठा हूँ, मुझको बैठने क्यों नहीं दिया गया। वहीं से उनके विचार बदलना शुरू किए और परिवर्तन की एक धारा उनके दिमाग में बनी कि हमें इस दुनिया में बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वहीं अफ्रीका से ही उन्होंने संघर्ष शुरू किया और संघर्ष करने का नतीजा ये हुआ कि अफ्रीका में आज भी गांधी जी की सबसे बड़ी स्टैचू, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है और वहां के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला गांधी के आदर्शों पर चल करके ही बहुत बड़ा मूवमेंट करके वहां के राष्ट्रपति हुए, अंग्रेजों को वहां से भगाया और अपनी सत्ता स्थापित की। और ईमानदारी का आलम ये था कि जो पत्नी उनकी लास्ट तक उनके साथ रही और जब वो राष्ट्रपति चुने गए तो गांधीयन आदर्श को लेकर के जीते हुए नेल्सन मंडेला साहब ने अपनी पत्नी से ये कह दिया कि अब तक जो संघर्ष हुआ ठीक है, हम लोग मिल करके लड़े, लेकिन अब देश के सामने हमको ये प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हम किसी लालच में नहीं थे। ये आंदोलन जो हुआ, हम जो भी संघर्ष किए किसी लालच से नहीं किए, इसलिए हम जब राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो आप कृपया हमसे आप तलाक ले लीजिए या हमसे अलग हो लीजिए, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे। उनकी पत्नी विनी मंडेला सचमुच में अलग हो गई
दोनों के संघर्ष साथ थे और जिंदगी भर वो बेचारी साथ थी, लेकिन एक सिद्धांत के लिए नेल्सन मंडेला ने अपनी पत्नी को कहा कि आप अलग रहिए, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मेरे ऊपर चार्जेस आएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप को अपने साथ रखे थे। जेल गए तो कस्तूरबा भी जेल गए, सारी चीजें उनके साथ रही। और दो चीजें मैं आप लोगों के सामने गांधी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये सिद्धांत क्या था कि गांधी एक लंगोटी पहनना पसंद किए और एक धोती वही पहनते थे, वही लपेटते थे ओढ़ने के लिए, बदन ढकने के लिए। और एक व्यक्ति को उसी समय थोड़े अंतराल पर और पैदा हुआ हिंदुस्तान में, उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको मैं बहुत बारीक चीज बता रहा हूँ कि मैंने कहीं सुना नहीं, केवल मैंने अपने विचार से सोचा कि आखिर बात क्या थी कि भारत की जनता को एक फकीर पसंद आया। वो फकीर जो हिंदुस्तान की एक रियासत का दीवान का लड़का था, बैरिस्टर था, अफ्रीका में प्रैक्टिस कर चुका था, वो आखिर बात क्या थी कि वो आ गया लंगोटी पर, वो आ गया उस धोती पर, जो एक धोती पहनता था उसी को लपेटता था और पूरे अपने बदन को ढकता था। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे। बात क्या थी कि डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के समाज से निकले हुए थे। हम लोग समाज मतलब बहुत ही गरीबी से, वो भी अछूत परिवार से निकले हुए थे। बात क्या थी कि डॉक्टर अंबेडकर टाई और सूट में हमेशा दिखाई पड़े। दोनों में अंतर देखिए। इस देश की मानसिकता को दो व्यक्तियों ने समझा। एक, गांधी जी ने ये समझ रखा था कि मेरे पीछे देश की जनता तब चलेगी, मेरी बातों को देश की जनता तब मानेगी जब वो समझेगी कि ये अपना सब कुछ छोड़ करके देश की जनता के लिए आया है। एक फकीरी का देश रखा और उन परिस्थितियों को देखा कि यहाँ की आधी जनता, आधे से ज्यादा जनता वो लंगोटी पर है, उसको पूरा कपड़ा नहीं पहनने को मिलता, तो हम क्यों पूरा कपड़ा पहने। एक रिप्रेजेंटेशन ये था गांधी जी का, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ की जनता के प्रति। और उस जनता को उन्होंने आकर्षित किया कि नहीं, मैं बैरिस्टर नहीं हूँ, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ। इसलिए उन्होंने उस टाई कोट को उतार करके रख दिया और जनता की उस अवधारणा को धारण किया जिसमें उन्होंने धोती को पहना और उस धोती को ओढ़ा। एक रिप्रेजेंटेशन देश की जनता के लिए ये था। दूसरा ये था कि बहुत पढ़े लिखे दुनिया के छठवें नंबर के नहीं, छह विद्वान उस समय दुनिया में जो थे, उसमें छह विद्वानों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। दुनिया के लेवल बता रहा हूँ। 6 लोगों में एक डॉक्टर अंबेडकर थे जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे, सबसे ज्यादा डिग्री। उस आदमी ने डाउन ट्राडन से निकल करके, उस बस्ती से निकल करके, उनके फादर भी सूबेदार थे, मेजर थे, महा रेजिमेंट में थे, अंग्रेजों की रेजिमेंट में, लेकिन वो दलित वर्ग से थे, अछूत वर्ग से। टाई कोट ही जिंदगी भर उनको दिखाया गया और टाई कोट जिंदगी भर उन्होंने पहनना स्वीकार भी किया। दो चीजें हैं मित्रों। एक तो ये कि गांधी जिस पब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे, जिस जनता को रिप्रेजेंट करते थे, वो जनता यूं कह लीजिए सवर्ण थी, यूं कह लीजिए सामंती थी, यूं कह लीजिए कि खाते पीते लोग थे, यूं कह लीजिए कि अंग्रेजों से उन्हीं की बातचीत होती थी, उस वर्ग की। तो क्योंकि अगर उस वर्ग में अगर रिप्रेजेंटेशन अपना ले जाते और टाई कोट में गांधी जी रहते, तो जनता ये भरोसा न कर पाती कि ये आदमी तो अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का दलाल है, या वही कोट और टाई पहनता है। इसलिए गांधी ने उसको उतार फेंका और जनता के आदमी बन करके वो देश में एक फकीर का रूप रख लिया। और निश्चित रूप से वो उस जनता को भी आकर्षित कर गए। मजदूर, किसान, दलित, बैकवर्ड, सबको वो रिप्रेजेंट करते हुए एक आंदोलन के रूप में इस देश को दिए।
अब मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि बातें बहुत हैं, कि जिस समाज से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस समाज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस वर्ग को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वर्ग कभी भी कोट और पैंट पहना ही नहीं है। वो वर्ग कभी ठीक से खाना ही नहीं खाया है। वो वर्ग कपड़ों को तो छोड़ दीजिए, पानी पीने के लिए उस वर्ग को तालाबों में मनाही थी, नदियों तक में मनाही थी कि जिस जगह सवर्ण का गांव होता तो उस जगह वो पानी नहीं पी सकते थे, तालाबों तक पानी नहीं पी सकते थे। उस आदमी ने ये साबित किया कि पढ़ लिख करके ये दलितों, ये गरीबों, ये डाउन ट्रॉडन के लोगों, या SC/ST के लोगों, दलितों, बैकवर्डों, पढ़ लिख करके तुमको भी इसी तरह से कोट और टाई में आना होगा, तब जा करके इस देश की व्यवस्था में बदलाव आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि पढ़ लिख करके जब तक हम इस व्यवस्था पर कब्जा नहीं करेंगे, कोट और टाई नहीं लगाएंगे। कोट और टाई मतलब उनका एजुकेशन से था, एजुकेट हो करके जब तुम भी इसी तरह से पढ़ लिख लोगे तो कोट और टाई में दिखाई पड़ोगे, तो अंग्रेज भी तुमको अपने बगल बैठाएगा और इस व्यवस्था के तुम भी अंग बन जाओगे, और तुम्हारी जो परेशानी इस देश में अछूत की, दलित की और हर तरह से आर्थिक मुद्दे की, वो सॉल्व हो जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन दो तरह का है, एक फकीर बन गया, एक टाई कोट पहन करके बड़ा आदमी दिखाने के लिए अपने लोगों को कि पढ़ लिख लोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे, और एक आदमी बड़ा होते हुए छोटा इसलिए बन गया, फकीर इसलिए बन गया कि वो अपने आदमियों को ये कहना चाह रहा था कि देखो हमने सब कुछ छोड़ करके आपका आंदोलन स्वीकार किया है, देश की जनता के लिए और देश की आजादी के लिए हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो दलित वर्ग ने डॉक्टर अम्बेडकर को उसी तरह मान लिया, और महात्मा गांधी को ठीक उसी तरह से जनता ने, पूरे देश ने मान लिया कि दोनों लोगों का आंदोलन जो है अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह रिप्रेजेंटेशन ठीक है। ये अंतर है डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी में, लेकिन दोनों के उद्देश्य एक ही थे कि दोनों के वर्ग अलग थे, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दूसरे रूप में इनको करना था। इसलिए इन्होंने अपने अपने ढंग से अपनी पोशाक बदली और उसी पोशाक में रहे। तीसरी मित्रों, बात ये आती है कि आखिर गांधी आंदोलन किए, आजादी की लड़ाई लड़े, पत्नी के साथ जेल में रहे, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए और उस लेवल पर पहुंच नहीं पाए। गांधी ने कभी धन इकट्ठा नहीं किया, गांधी ने कभी मकान नहीं बनवाया, गांधी ने कोई संपत्ति नहीं बनाया, बच्चों को ऐसे ही लावारिस छोड़ दिया। बच्चे उनके पढ़ लिख नहीं पाए, जो किसी ढंग से पुराने उस पर थे वो किसी ढंग से पढ़े, कोई पत्रकार हो गया, कहीं कुछ हो गया। मेरी मुलाकात उनके एक पर पोते से हुई थी, राजमोहन गांधी से। इत्तेफाक सा यूनिवर्सिटी से हम लोग वो आए हुए थे, वहाँ एक गांधी भवन था इलाहाबाद में, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और मैं सचमुच बता रहा हूँ कि नाविक साहब कि गजब की पर्सनालिटी, 6 फुट का आदमी राजमोहन गांधी, और मुस्कुराहट में जैसे फूल बरसते थे, वाणी में बहुत ओजस्विता थी और इतना बढ़िया भाषण था कि आदमी इतना ज्यादा प्रभावित होता था कि सचमुच में गांधी का अंश इस आदमी के अंदर है। वही सिंपल साधारण कुर्ता पैजामा और एक सिंपल सी जैकेट। हालांकि वो चुनाव लड़े थे राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से, उस समय दूसरा माहौल था। बीपी सिंह ने उस आदमी को राज्यसभा में भेजा था, पहला आदमी गांधी के परिवार का राज्यसभा में गया था, वो थे राजमोहन गांधी। इसके अलावा कहीं कोई पता नहीं लगता कि गांधी का एक परिवार का कोई बच्चा कहाँ गया, अफ्रीका में कुछ रह गए, कुछ देश में रहे, और कहाँ है आज भी किसी को पता नहीं है कि गांधी का वो परिवार वंश है क्या। तो गांधी का एक जो त्याग का, तपस्या का जो एक जीवन था, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं गांधीयन नहीं हूं, मैं गांधीवाद नहीं मानता, लेकिन आदर्श मानता हूं। इंडिविजुअल और व्यक्तिगत ढंग से गांधी को हमने आदर्श माना,
अपने निजी जीवन के लिए कि जिस सादा और सच्चाई की बात गांधी ने किया उस पर वो चलकर दिखाए। जिस गांधी ने ये कहा कि अछूत है, जिस गांधी ने कहा कि इस देश में, जिस गांधी ने इस देश में ये देखा कि लोग लंगोटी पहन करके चलते हैं, जिस गांधी ने ये देखा कि लोगों के पास खाने के लिए दाने नहीं है, उस गांधी ने सब कुछ अपनाया, लंगोटी पहना। उस गांधी ने वो खान पान छोड़ दिया जो टेबलों पर सजाए होती थी, वो सब नहीं खाया, जिंदगी भर ऐसे रहा। खड़ाऊ पहना, वो भी चप्पल कायदे से नहीं पहना। ये सब सारी चीजें गांधी जी के निजी ढंग के जो विचार थे मुझे बचपन से ही मुझे प्रभावित किए। मैं इसलिए, बच्चे बैठे हैं इसलिए उनको भी बता रहा हूँ कि सादा जीवन था गांधी जी का। गांधी जी को कट रही है, आवाज कट रही है? नहीं, प्रॉपर आवाज आ रही है। आप जिसको भी डिस्टर्ब हो रहा है एक बार डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर से जुड़ जाए तो उनको प्रॉपर आवाज सुनाई देगी। कभी कभी ऐसा होता है। जी आप कंटिन्यू करें। जी, तो बच्चे बैठे हैं इसलिए उनके बारे में भी बता रहा हूँ कि गांधी ने सादा जीवन उच्च विचार का जो एक जीवन दिया पूरे देश में और पूरी दुनिया में, तो वो ऐसी चीज थी जो आज मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों को बहुत ही विचारवान होना पड़ेगा और हमारे लोगों को सादा जीवन ही जीना भी होगा। क्यों? इसलिए कि जब तक हम ये धारणा नहीं अपनाएंगे तब तक हम उस समाज के लिए, जो समाज सचमुच में आज भी नंगा है, भूखा है, दलित है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है और आज भी एजुकेशन नहीं है, निश्चित रूप से हम उसके आदर्श नहीं बन सकते हैं। हाँ, एक चीज डॉक्टर अम्बेडकर की बात कि हम पढ़ लिख करके जिस रूप में आज वकालत के रूप में नागर साहब है, एडिट अफसर के रूप में, कुछ सेक्रेटरी हमारे आईएएस हैं, कुछ आईपीएस हो गए हैं, कुछ जो है पीसीएस है, तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं। वो एक आदर्श तो हो सकते हैं, एक उदाहरण तो हो सकते हैं, लेकिन आदर्श जब हमें सीखना होगा इस समाज के लिए तो हम गांधी के निजी जीवन से सीखेंगे। इसलिए गांधी जो है वो हमारे लिए आदर्श है। गांधी को फिर इतना बड़ा विचार, देश के लिए लड़ाई, आजादी की लड़ाई, वो आदमी नोआखाली में जिस समय देश में दंगे चल रहे थे, आदमी अकेला 74 साल की उम्र, 75 साल की उम्र में वो आदमी नंगे पर नोआखाली, बंगाल की उस आजकल की वो नोआखाली जो है वो बांग्लादेश में है, उस जिले में जाकर के इतने बड़े दंगे को रोकने के लिए गांधी वहां पहुंच जाते हैं। बात क्या थी? गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं आजकल के जो उस आजादी से गद्दारी कर रहे थे, वो गद्दार आरोप लगाते हैं कि गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। नोआखाली में हिंदुओं के लिए वो गए थे। वजह ये थी कि नोआखाली मुस्लिम बाहुल्य था और डायरेक्ट एक्शन जो जिन्ना ने एक प्रेषित किया था, आह्वान किया था डायरेक्ट एक्शन, तो उसी में दंगे भड़के थे। तो जहां जो भारी पड़ा वहां भारी पड़ गया। लेकिन गांधी के ऊपर जो आरोप लगाते, गांधी नोआखाली में गए ही इसलिए थे कि वहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, हिंदुओं की कम थी। उस झगड़े को मिटाने के लिए वो खुद कूद गए, उनको बचाने के लिए खुद कूद गए कि ये नहीं होना चाहिए। और वही गांधी लौटते हैं पटना, बिहार में, जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी, जहां हिंदू हावी थे, मुसलमानों पर अटैक हो रहे थे, वहां गांधी पटना पहुंच जाते हैं, गांधी कश्मीर पहुंच जाते हैं, गांधी दिल्ली पहुंच जाते हैं। जहां जहां परेशानियां आई इस तरह से वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन दो चीजें आई सामने कि मुल्लों ने पाकिस्तान बना लिया और पंडितों ने हिंदुस्तान बना लिया। मारे गए गांधी। गांधी के मौत के पीछे क्या बात थी कि जिस गांधी ने इस देश के लिए इतनी बड़ी तपस्या किया, जो आदमी लंगोटी पहन के पूरी दुनिया में घूमा,
जो आदमी बैरिस्ट्री छोड़ दिया, जो दीवान का लड़का था, मुख्यमंत्री का लड़का था, जिसने सादा जीवन जिया, पैदल चला, 300 गांव का दौरा नुमा खाली ने किया पैदल चल करके, उस आदमी को गोली किसने मार दिया, क्यों मार दिया? सवाल अब नहीं ये लोग पैदा कर रहे हैं और अपने अपराध को सच साबित करने के लिए ये आज भी गांधी की मूर्ति बना करके अपने ही लोगों से गोली मरवाते हैं और टीवी में और अखबारों में और मीडिया में हर जगह प्रचारित करते हैं कि गांधी को हमने सही मारा। अब इस पब्लिक को ये समझना पड़ेगा गांधी है क्या। गांधी को गोली इसलिए मारी गई कि सनातनी हिंदू, खास करके जो मराठा हिंदू था, ब्राह्मण था, उसको कोई भी समाज उसके ऊपर हो नहीं सकता। ये नस्ली भेद है, इस देश के अंदर नस्ली भेद है, जिसके चलते ये इस तरह के आंदोलन अभिनव भारत चलाया करते थे। उस समय वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जाता है, सावरकर, जिन्होंने आरएसएस के उस रीढ़ को मजबूत किया, जो रीढ़, जो हथियार इस देश की जनता के लिए बनाया गया था, आज भी वही कर रहे हैं। तो गांधी को मारने के पीछे इनका एक ही उद्देश्य था कि गांधी ने जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, जगह जगह दंगे हो रहे थे, तो गांधी समन्वय की राजनीति कर रहे थे और समन्वय कह रहे थे कि देश को बंटना नहीं चाहिए। और उन्होंने आह्वान किया कि देश मेरी लाश पर बटेगा। उस गांधी को आपने गोली मार दी, उस गांधी को आपने गोली मार दिया जिस गांधी ने सनातनी हिंदू का सबसे बड़ा प्रतीक, आज तक हमने नहीं सुना कि किसी को गोली मारिए और हे राम कहे लास्ट में। मरते समय जिसमें गोली लगी, गांधी के मुंह से हे राम निकला था। ये मामूली बात नहीं है। ये आरएसएस के संघियों ने जो गोली मारा इनको, वो एक बड़े हिंदू को मारा, बड़े सनातनी को मारा, जिसने इस देश को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिंदगी भर लंगोट पहना, जिंदगी भर वो सामान्य ढंग से रहा। असली कारण एक तो ये था। दूसरा सबसे बड़ा कारण अंबेडकर साहब से उनका समझौता ये था पूना पैक्ट में, ये था कि बाद में जब आजादी मिलेगी हम लोग सब काम करेंगे। तो गांधी जुट गए और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा। तो तैयारी दोनों तरफ थी। गांधी के चलते ही अछूतोद्धार एक आंदोलन चला, उसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला था, जहां जो पेशवा थे इनका अत्याचार महाराष्ट्र में इतना ज्यादा था कि वहां ही हाड़ी मुंह में लटका दिया जाता था, पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था। ये महाराष्ट्र की देन है। और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा असर पड़ा जब अम्बेडकर और गांधी के बीच में समझौता हुआ पूना पैक्ट, जिसको लेकर के आज भी दलित उद्वेलित होता है कि गांधी ने हमारे साथ ब्लैकमेल किया और हमारे साथ गलत काम किया। हालांकि बात ये थी कि गांधी और अम्बेडकर समझौता इस बात के लिए हुआ कि अभी आजादी की लड़ाई हो रही है, हम लोगों को मिलकर के पहले आजादी की लड़ाई लड़ना चाहिए और आपकी जो डिमांड है वो अनवरत रहनी चाहिए। ये समझौता हुआ और गांधी ने अछूतोद्धार का आंदोलन शुरू किया था। उस अछूतोद्धार आंदोलन में गांधी ने अछूत को पूरे तरीके से आज की तारीख तक जो उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन का असर यह रहा कि आर्टिकल 13 जो 17 जो थी वो अछूत शब्द से उसको निकाल दिया गया कि इस देश में कोई भी अछूत शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। अछूत शब्द का इस्तेमाल करने वाला अपराधी समझा जाएगा। ये डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, संविधान की उस धारा में, अनुच्छेद में। जी सर, ये गांधी की देन, ये गांधी की देन, ये गांधी अछूतोद्धार के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए ही आंदोलन चला रहे हैं। उस आंदोलन से महाराष्ट्र के पेशवे सनातनी हिंदू थे, सनातनी ब्राह्मण थे और पूरे के पूरे शिवाजी के नाम को बेच करके अपना राज कायम कर लिए थे। और इन्हीं दलितों और बैकवर्डों को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए
ये प्रयासरत थे। इसीलिए भीमा कोरेगांव का जो बड़ा भारी जंग हुआ, उस जंग को महार रेजिमेंट के माध्यम से, जो अंग्रेजी सेना थी, महार मैंने कि दलितों की एक सेना थी, वो रेजिमेंट बनाई गई थी जिसको महार रेजिमेंट कहा जाता है। वो महार रेजिमेंट पेशवाओं के खिलाफ इसलिए भी लड़ा कि जिंदगी भर से ये महारों को, दलितों को, बैकवर्डों को मार रहे थे और उनके गले में हाड़ी बांध रहे थे, पीछे झाड़ू बांध रहे थे, उस रास्ते को बंद करवा देते थे, पानी नहीं पीने देते थे, तालाब तक का पानी नहीं पीने देते थे। इसलिए वो जंग हुई। उस जंग में पेशवाओं को भीमा कोरेगांव के सेनाओं ने और दलितों की सेनाओं ने, जो महार सेना थी, उसने जंग को जीता और उनको हराया। आज भी वो आजादी की लड़ाई नहीं, विजय स्तंभ के रूप में, विजय उत्सव के रूप में भीमा कोरेगांव में आज मनाया जाता है। जी सर, गांधी जी ने बहुत, हाँ सर, गांधी जी ने बहुत कुछ किया है और जैसे से आप जितना व्यापक रूप से बता रहे हैं और बहुत ही सराहनीय है। और जो भी आप ऐड करना चाहें, आपका स्वागत है, क्योंकि गांधी जी पर तो कई दिनों हम डिस्कस कर सकते हैं, नो डाउट। बिल्कुल, मैं समझ गया। तो ये था कि जो गांधी पर आरोप लगता है कि गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात किया, ऐसा कुछ नहीं था। गांधी ने हमेशा कहा कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और मुल्ले और पंडितों ने देश का बंटवारा कर लिया। मुल्ले पाकिस्तान लेके चले गए और पंडित ब्राह्मण जो है हिंदुस्तान लेकर के आज 70% जगहों पर काबिज हो गए हैं, जिसकी लड़ाई जो गांधी ने शुरू किया था, अम्बेडकर ने शुरू किया था। और बीच में हमारे जो दलित और बैकवर्ड के लीडर्स थे, लालू प्रसाद यादव भी उसमें शामिल है, रामविलास पासवान भी शामिल है, शरद यादव भी शामिल है, और तमाम इस तरह से बैकवर्ड जो मंडल कमीशन लाए, जिन्होंने लड़ाई लड़ा, वो सब शामिल है। और लड़ाई आज भी जारी है। उस लड़ाई के लिए गांधी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। गांधी के ऊपर लगने वाले आरोप और गांधी के ऊपर लगाने वाले लोग जो आरोप लगाए हैं, वो खुद ही इस देश के साथ, इस देश की आजादी के साथ गद्दारी का इतिहास इनका रहा, गद्दारी किए हैं और हमेशा क्रांतिकारियों के साथ इन गद्दारी करके, उनकी मुखबिरी करके। उसमें एक बड़ा लीडर इनका प्राइम मिनिस्टर भी हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। उसने भी गद्दारी किया था। उस बटेश्वर कांड जो आगरा में है, बटेश्वर कांड के ये सब थे जिसमें मुखबिरी करके क्रांतिकारियों को पकड़ा, ये सब सारी चीजें। और आज वही लोग जब सत्ता में आ गए तो गांधी को गोली मारी जा रही है, और वही लोग राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे रहे हैं, और वही लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। आज वही लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आंदोलन को आज भी कुंद करते हैं। जो हमारी सामाजिक न्याय की अवधारणा थी, अम्बेडकर की अवधारणा थी, गांधी का छूतोद्धार था, उस सब को मटिया मेट करके ये लोग आज दूसरे ढंग से हमको कुचल रहे हैं और डाउन कर रहे हैं और संविधान को पैरों की तरह रगड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आज भी गांधी की जो जरूरत है, गांधी की जरूरत है, उसी तरह अम्बेडकर की जरूरत है, उसी तरह क्रांतिकारियों की जरूरत है, उसी तरह नाभिक साहब की जरूरत है, नागर साहब की जरूरत है, हमारे जो अशोक भाई हैं, दुनिया भर के जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये लोग सोच विचार के लिए जो है, इन सब की जरूरत है। और सबको गांधी और अम्बेडकर के रूप में सामने आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो 7 पीढ़ी हमारी गुलाम होने जा रही है, जिस सामने होने जा रही है। हमें इसे बर्दाश्त नहीं करना है। हमें क्रांति की तरफ बढ़ना पड़ेगा, हमें सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ना पड़ेगा, संविधान बचाना पड़ेगा, देश बचाना पड़ेगा। जय हिंद। बहुत सुंदर, इससे अच्छी व्याख्या गांधी जी के विषय में और कोई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार रूप से गांधी और अम्बेडकर जी के विषय में आप सभी को जानकारी दी और दोनों पहलुओं को बहुत अच्छे से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय भूपेन जी को, बहुत ही विस्तार से अच्छे समझा। तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने उनकी बात का अनुसरण कर किया होगा, उनको मतलब बात को आत्मसात करेंगे। मैं आप बहुत देर से राम इकबाल जी ने सर, मैं अशोक भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। हम विषय रखते हैं
और सबको सर्कुलेट करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में जो अच्छे वक्ता है वो आए। अभी हम जिनको पहचान पा रहे हैं उनको आगे ला रहे हैं, और कोई भी साथी जिस टॉपिक पर अच्छी बात रखने के सोच रखते हैं या अच्छे बोल सकते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं जब आपके पास मैसेज जाए तो मेरे नंबर पर पर्सनल भेज दिया करें, तो मैं उनको जरूर हम और प्रॉपर समय देंगे। ये मेरा आग्रह था। जी हाँ, आगे बढ़ाएं, सभी को बुलाना है, समय काफी कम है, आप उसको ध्यान रखिएगा और सभी साथी भी सहयोग करेंगे। जी आदरणीय राम इकबाल बिंद्रे जी, अपनी बात रखें, आपने हैंड रेस्ट किया हो, आप वरिष्ठ साथी हैं हमारे। राम इकबाल बिंद्रे जी अपनी बात रखें। जी बिंद्रे साहब, इसमें मैं नहीं रखता हूँ। हेलो, जी जी बोले, स्वागत है आपका। मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए मैं अपनी बात जो है नहीं कर सकता। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। आप कम से कम घर पे ना होते हुए भी मीटिंग में लगातार जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी हम लोगों का हौसला बढ़ता है। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं आमंत्रित कर देता हूँ वरिष्ठ साथी एडवोकेट संजीव नागर जी। संजीव नागर जी एडवोकेट वरिष्ठ साथी हमारे। धन्यवाद सर। आज का विषय, सर्वप्रथम सभी साथियों को नमस्कार। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर के पूर्व संध्या पर सभी लोगों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज उनके जन्म दिवस से पूर्व हम लोग उन्हीं के विषय में, उनके जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर के आज उसकी कितनी आवश्यकता है और उस पर कितना जो है कि नहीं है, इस पर उसका प्रभाव, उनका जो सिद्धांत था वो कितना प्रभाव है और उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर हमको जो है कि चर्चा करनी है। चर्चा चल रही है। हमारे भूपेंद्र सर ने उसको बहुत ही विस्तृत रूप से बताया। हम चूँकि पढ़ने के लिए तो बहुत सी चीज़ें पढ़ने के लिए मिली, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सी छूट जाती हैं, जिसको न तो मीडिया उठाता है और न जो है कि वो इतिहास में आ पाते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी गांधी जी का जो है, हालांकि आज जो उन्होंने अपनाया अहिंसा, कि अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा परमो धर्म उन्होंने कहा, और अहिंसा न करके सारे कार्यों को करना है। उन्होंने जैसे जो धरना, आप बैठ कर जाते हैं धरने पर, तो वो उन्हीं का रूप जो है कि दिखाया गया गांधी जी का, और उसी को गांधीवाद माना भी जाता है कुछ शब्दों में। लेकिन आज की स्थिति में, क्योंकि वह जो दौर था उस समय, एक रीजन है कि उस समय वह परफेक्ट था। आज क्या है, क्यों परफेक्ट नहीं है? उसका रीजन ये है कि उस समय जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, आज जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके ही लोग, आपके भारत के ही लोग उसमें बैठे हुए हैं। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट था वो जो है कि विदेश था, वो लंदन में था। अगर यहाँ के लोग जो है उसको नहीं सुनते थे या यहाँ के लोग भ्रष्टता में आ जाते थे, तो वह लंदन उस चीज़ को सुनता था और वह उस पर जो है कि अच्छी राय देता था और अच्छी नीति देता था, अच्छी सिद्धांत देता था, और उसको जो है कि ध्यान से सुनता और समझता था। तो ऐसी स्थिति में जब ये जो है कि शांतिवादी आंदोलन जब चलती थी, तो वह वहाँ से उस चीज़ को सोचते थे और परखते थे कि आखिर ये शांतिवादी आंदोलन हमारा उनका जी 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 आवाज़ चली गई थी। ये शांतिवादी आंदोलन उनका जो था उसको लंदन भी सुनता था और वो समझता था। लेकिन आज इस शांतिवादी आंदोलन को सुनने के लिए न वो व्यवस्था है और न ही वो शासन प्रशासन और न ही वो जो है कि आपका सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि अधिवक्ता होकर के सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाना उचित नहीं है, लेकिन एक अधिवक्ता ही है
जो इस चीज को बताता है कि संविधान यहाँ गलत है या संविधान का आप पालन नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह बताता है कि आपको इस लॉ का पालन ऐसे करना है। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट गलत चल रहा है तो उसमें हम लोगों को कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, और इसलिए हम कह रहे हैं। और भी एक छोटी सी कहानी हम उनका जो है कि जो हम बहुत ज्यादा हमको प्रभावित करती रही। एक कहानी उनके विषय में आती है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, शायद बच्चे चले गए क्या, उस एक लड़का उनको बहुत ज्यादा मानता था, गांधी जी को, और वो गुड़ बहुत खाता था, और परिवार उस समय जानते थे बहुत गरीबी में चलती ही थी। तो ऐसी स्थिति में वो बुढ़िया दादी अपने बच्चे को लेकर आई और गांधी जी से कहा कि आप इसको मना कर देंगे तो ये मान जाएंगे, ये मान जाएगा। लेकिन अब गांधी जी का ये गांधीवाद सिद्धांत देखिए कि जब हम उस चीज को छोड़ेंगे और उसको अपने अंदर वह अवगुण, जब तक वह गुण नहीं धारण करेंगे तब तक उस गुण को अगर हम किसी से कहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चूंकि जब वह गुड़ खाने के लिए मना करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि आप एक सप्ताह बाद आइए, और गांधी जी खुद गुड़ खाते थे। ये साबरमती आश्रम की बात है। तो गांधी जी गुड़ खाते थे, और गांधी जी जब एक सप्ताह बाद वो महिला आई तो उस लड़के से गांधी जी ने कहा कि भाई गुड़ मत खाया करो। तो महिला उनके ऊपर क्रुद्ध हो गई कि जब केवल इतना कहना था तो ये तो आप उस दिन भी कह सकते थे, इतना एक सप्ताह हमको रोके क्यों। तो उन्होंने कहा कि माता जी उस समय तो मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं कैसे उसको मना कर देता। अगर मैं मना करता तो उसको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद गुड़ खा रहा था। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है कि अगर हमें किसी को रोकना है, अगर हम किसी को कहें कि भाई आप गुटखा मत खाइए, आप शराब मत पीजिए, तो हम जब तक गुटखा खाएंगे और शराब पिएंगे तो हमारे जो है कि कथन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिद्धांत है। और लास्ट में तब वो महिला जो है कि उनके पैरों में गिर गई। ये बहुत है, ये प्रभाव हमको बहुत ज्यादा है कि जब तक हम उस चीज में नहीं आएंगे और तब तक हमारा वो प्रभाव नहीं होगा। इसी के साथ हम पुनः गांधी जी को याद करते हुए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सभी साथियों का, और भी हम सभी साथियों को सुनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय नागर साहब, बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने बतलाया कि खुद पालन करें तब दूसरों को आदेश करें कोशिश करने का। बड़े साथी जी भैया, सर भैया अशोक भैया, ब्रजनंदन कुशवाहा जी हैं, महेश्वर साहनी जी हैं, एडवोकेट सोनीलाल बर्मन जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं। बाकी साथी अभी लेफ्ट हो गए हैं तो इनको जरूर बुलाइए। ब्रजनंदन जी हैं, महेश्वर साहनी जी हैं, राजकुमार सिंह जी अभी आए हैं जी, इनको बुला लीजिए। ब्रजनंदन जी को सिंह जी को आमंत्रित कर लेते हैं आप सबसे पहले। सभी लोगों को हाँ, एक्चुअली में मैं अभी तो श्रोता ही हूँ, वक्ता नहीं हूँ। आप लोगों को सुन रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद, आप जुड़े हम लोग के साथ में, सुन रहे हैं कम से कम, यही बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट सोनीलाल बर्मन जी, सबको क्रम से बुला लीजिएगा जी। एडवोकेट सोनीलाल बर्मन जी, जबलपुर से हमारे वरिष्ठ साथी। सोनीलाल बर्मन जी, अपनी बात रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, सायं प्रणाम। आज जो बात चल रही है गांधी जी की, तो अभी जो पूर्ववर्ती जो वक्ता लोग ने कहा है उससे मैं काफी नहीं पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि जो आरोप किसी पे लगाए जाते हैं वो आरोप उसी पे लगाए जाते हैं जो किसी काम का होता है, क्योंकि जो किसी काम का नहीं होता उस पर आरोप लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो उन्होंने जो यात्रा शुरू करी देश में अहिंसा के नाम पर और सबको जगाया, और इवन एक वकील को कितना तकलीफदायक रहा होगा कि उन्होंने अपने वस्त्र ही बदल दिए एक वकील के और सिर्फ धोती पे आ गए। और उन्होंने हमेशा एक अच्छे राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका निभाई, और उन्होंने जो देश आज़ाद हुआ उसमें उनकी एक अपनी अहम भूमिका थी। और उनमें एक सबसे बड़ी बात थी
कि सबको साथ में लेकर चलना, और वो उसी से हो पाया कि वो अहिंसा के थ्रू, क्योंकि हिंसात्मक हम हो जाते तो जानते थे कि उस समय अंग्रेजों के पास इतनी तकनीक थी कि वो तो 2 मिनट में पूरे आंदोलन खत्म कर देते। लेकिन वही एक टूल था उनके पास, जो अहिंसा का टूल था, कि उससे वो हमेशा सबको एक संगठित कर पाए और देश को आजाद कराया। दुर्भाग्यवश उनकी आजादी के 1 साल के अंदर ही उनकी मार दिया गया। नहीं शायद होते तो जो महात्मा गांधी थे, नेहरू थे और बाबा साहब अम्बेडकर, इनका अपना एक वो अलग मुकाम था और उनकी भी काम करने की एक अलग रणनीति थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो, विश्वेश्वरैया हो, ये सभी का अपना अपना एक योगदान था, जिसमें महात्मा गांधी जी का विशेष रूप से एक अपना योगदान था, क्योंकि वो ब्रिटेन में ही पढ़े थे और वहां से वो साउथ अफ्रीका गए, और फिर जब उन्हें जब लगा कि हमें हिंदुस्तान जाना चाहिए तो हिंदुस्तान में आए, फिर हिंदुस्तान की रह गए। तो कल उनका 2 अक्टूबर है, उनकी जयंती है, तो हम उनके जयंती में श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और जैसा कि नाविक साहब ने कहा कि महात्मा गांधी के बारे में जितना बोले उतना कम है, और ये बात बिल्कुल सही है। और इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। नमस्कार सोनेलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राधेश्याम दंडोतिया जी, आदरणीय राधेश्याम दंडोतिया जी आए और अपनी बात रखें। सम्मानी साथियों को, संचालक महोदय को, आयोजक महोदय को, मेरा क्रांतिकारी जय भीम नवोदय। मैं कैप्टन राधेश्याम दंडोतिया। मुझे आप लोगों की जो भाषा और वाणी है मुझे दिल में छू जाती है कि मैं ऐसे सज्जन और महापुरुषों के बीच में बात सुनता हूँ और हमें सीखने को भी मिलता है, और जो हमें सीखने को मिलता है उसको हम प्रचार प्रसार के रूप में अपने मित्र मंडली, अपने समाज, अपने भाइयों और अपने परिवार के साथ करते हैं। वो भी एक उदाहरण ली है, और उससे ज्ञान के साथ साथ हमारे जो संत महापुरुष और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और अपने समाज के लिए कार्य किया है, उनके बारे में भी उनको जानकारी मिलती है। अभी मैं ज़्यादा कुछ ना बोलने हुए, समय का अभाव है, पुनः आप सभी को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे जैसे शख्स को आपने बोलने का मौका दिया और धैर्यपूर्वक मेरी बात आपने सुनी। इसके लिए पुनः जय भीम नवोदय, जय संविधान, जय भारत, जय धन्यवाद। जय निषाद परिवार, निषाद समाज, जय निषाद। राजकुमार चौधरी जी, आदरणीय राजकुमार चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। जी, मैं थोड़ा सा 1 मिनट अपनी बात रखना चाहूँगा संचालक महोदय। अभी जो हमारा बैकग्राउंड है कि हम कैसे रिएक्ट करें, मुझे इंस्टेंटली याद आया कि अभी अभी का घटना है, साल भर के अंदर की बात है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उनको यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से निकाला गया जब फाइनल सिलेक्शन, कोई भी कारण देते हुए, तो उन्होंने ये रिएक्ट नहीं किया, किसी को ज्यादा बदनाम नहीं किया। उनकी बातें जब सुनेंगे तो वो कहते हैं ठीक है, मैं उनके विचारधारा में सुटेबल नहीं था, मुझे निकाल दिया गया। लेकिन उस निकालने के बाद उनने ज्यादा इस प्रकार का कि वो खराब है, ऐसा है वैसा, सिंपल सेंटेंस कि वो मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा अलग थी, उनके लिए सुटेबल नहीं था, मुझे अलग कर दिया गया। लेकिन उनका जो काम चल रहा है, उनके यूट्यूब में जो वीडियोज आते हैं वही चल रहा है। ये होता है रिएक्ट करने का शालीन तरीका। कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, यानी वो चिल्लाकर नहीं कहना चाहते कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। वो अपने एक्शन से बताना चाहते हैं अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो बाकी के साथ अन्याय कैसे रुकेगा, उसको समझिए, उसको जानिए। जी हाँ, आप बाकी साथियों को इनवाइट करें। राजकुमार सिंह राजपूत जी हैं, महेश्वर साहनी जी हैं, जो भी साथी बने सबको इनवाइट कीजिए।
राजकुमार सिंह जी, आदरणीय वरिष्ठ साथी राजकुमार सिंह जी के अपनी बात रखें। इसके बाद राजेंद्र चौधरी जी को मैं आमंत्रित करूँगा। जी नाविक जी, मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ और किसी को ले लीजिए, मैं खाना खा रहा हूँ दरअसल, आपकी बातों सुन रहा हूँ। ठीक है सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। राजेंद्र चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी आए और अपनी बात रखें। हेलो जी बोलिए राजेंद्र जी। हेलो मेरे धन्यवाद। थोड़ा देर तो मेरा प्रॉब्लम था नेट का। भूपेंद्र जी का आवाज़ मैं बढ़िया से सुन नहीं पाया। तो आज चूँकि गांधी जी के बारे में ये चर्चा है, मैं बचपन से हम लोग को पढ़ाया जाता है बचपन से ही कि गांधी जी को बापू का संज्ञा दिया गया, गांधी जी को महात्मा जी का संज्ञा दिया गया। अहिंसा वाली बात भी, अहिंसक के पुजारी थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और थोड़ा मैं जब मानवर कांसी राम जी का सानिध्य मुझे मिला, एक 23 जनवरी को एक वो सभा कर रहे थे मानवर कांसी राम जी, वो बोल रहे थे कि नेताजी जैसे हैं, वो बोले कि भाई तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मानवर जी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे लोगों को कौन क्या है, कौन क्या महत्व देता मुझे पता नहीं। और रही बात गांधी को, तो गांधी को कौन महात्मा कहता है नहीं कहता है, लेकिन मैं कैसे महात्मा कहूँ। तो मनवर जी का कहानी बता रहे थे। 2 वोट की बात आप लोग जानते होंगे सभी को। हम दलितों के लिए मनवर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अंग्रेजों को समझा लिया था कि पार्लियामेंट में जो व्यवस्था होगी वो समता वाली जो व्यवस्था तभी होगी कि जबकि 2 वोट होना चाहिए, एक सवर्णों के लिए अलग और एक दलितों के लिए 2 वोट की व्यवस्था होनी चाहिए। अंग्रेज उनके बुद्धि से, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के मान भी लिए थे। उसी को एग्जाम्पल रखकर मानवर जी बता रहे थे उस दिन कि मान लीजिए एक सेव अपेल जो है, अपेल रूपी 2 वोट का फायदा हम लोगों के लिए बाबा साहब लेके आए, जब ये गांधी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ और ये आमरण अनशन कर दिए। ये ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। कांसी राम जी ये भी बोलते थे किसी आदमी को पहचान अगर करना हो तो उसकी करनी और कथनी अगर समान हो तो उस आदमी को महत्व देना चाहिए। जबकि गांधी जी देश बंटवारा के लिए बोले थे। अभी भूपेंद्र जी भी इस बात को अपने शब्दों में बोले हैं स्पीच में कि उन्होंने कहा था कि हमारी लाश पर से गुजरना होगा अगर भारत बटेगी तो। लेकिन वही जो कांसी राम जी कहते थे कथनी और करनी, लेकिन उनकी लाश तो नहीं, मैंने लाश से गुजरना तो नहीं पड़ा, बंटवारा उन्हीं के समय में हुआ। ऐसे हमारी जो दलित भाइयों की जो 2 वोट की मैंने अधिकार मिला था, वो भी इन्होंने बड़ी कौशल पूर्वक मैंने हम लोग को ख़त्म कर दिए। ठीक इसी तरह ये नाथूराम गॉडसे ने इनको क्यों मारा, अगर आप लोग उनका जो विचार है आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो एक मैं पढ़ा था उनका विचार को। ठंड की रात थी और उस ठंड की रात में जो आज़ादी के बाद जो राइट हुआ था, उस राइट में बहुत सारे लोग कम्युनल जो राइट हुए थे उसमें हमारे हिंदू भाई बहुत सारे जामा मस्जिद में पनाह लेने के लिए ठहरे थे। लोगों ने, मुस्लिम भाई लोग, मैंने जाके गांधी जी से आवेदन किया कि भाई ये लोग तो हमारे जामा मस्जिद को दखल कर रहे हैं।
उन्होंने उसी रात में आए और लोगों से खाली करवाया कड़कती ठंड में। ये देख करके नाथूराम गोडसे अपने विचार में कहते हैं कि मुझे मारने का यही मैंने वो दर्द जो था, इस तरह का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। देश जब बटी, पाकिस्तान को हजारों लाखों रुपया दे करके उनको एक किया गया, जबकि बहुत से लोग चाहते नहीं थे बटा, तो उनको आर्थिक मदद भी पहुंचाए जिसमें इनका योगदान था। कहने का मतलब हम बात तो बहुत सारी है, मैं उतना सारे बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अब मेरे जैसे लोग, इनके जैसे लोग को कैसे बोले जो हमारा मैंने जड़ काटने के लिए लगा हुआ था। यही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत बहुत। आपने संक्षिप्त में अपनी बात रखी। मैं आमंत्रित कर लेता हूँ श्री संतोष शर्मा जी को। संतोष शर्मा जी, संतोष जी ट्रेन में होंगे, अगर बोल पाएंगे और अपनी बात रखें बहुत अच्छा लगेगा। आमंत्रित कर लेते हैं, अगर बोल पाते। स्वागत है संतोष शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद महेश्वर साहनी जी को इनवाइट कर लीजिएगा। तब तक मैं अपना थोड़ा सा एक अनुभव या कहें राजा राम जी से मेरा निवेदन है कि मेरे बातों पर आपकी टिप्पणी नहीं आई। नहीं, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको टिप्पणी करने जा रहा हूँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ और शेयर करना चाह रहा था, लेकिन चलिए आपने पहले से मुझे आगाह कर दिया, हालांकि मैं बोलने वाला नहीं था कुछ। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब किसी के साथ इंसल्ट होता है तो कैसे हमें रिएक्ट करना है। मैं थोड़ा सा इतिहास, वर्तमान उसकी बात कर रहा हूँ कि हम जो रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि विभीषण का भी अपमान हुआ था, उसके भाई ने अपमान किया था। हम उस कहानी को सही मानते हैं, उस ग्रंथ को एक मोमेंट के लिए सही मानकर चलते हैं, उस पर बात करते हैं। जब विभीषण का अपमान हुआ, रावण ने यानी उसके भाई ने किया, तो उसने ये नहीं किया कि चुपचाप घुस जाए कहीं, उसने सत्य का साथ देने के लिए राम का साथ दिया। तो वही मेरा इंडिकेशन है कि अगर आज आपको लगता है कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है और आप अकेले नहीं कुछ कर पा रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या सही ढंग से उसका अपना जो अपमान का बदला नहीं ले पा रहे हैं, तो संवैधानिक तरीके से वैसे लोगों के साथ होइए जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये था। कोई टिप्पणी किसी को नहीं, सबको अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, सब अपने अपने विचारों को रखें, किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं, और बात रखें तथ्यों के साथ रखें, अपने लॉजिक के साथ रखें। हम इसी के लिए यहाँ बैठे हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। जी हाँ, अब इनवाइट कर लीजिए महेश्वर साहनी जी। आदरणीय महेश्वर कुमार साहनी जी आए, अपनी बात रखें। महेश्वर का सादर नमन है उपस्थित सज्जनों को। जय निषाद है, जय निषाद। पूरी सभा को गांधी जी के ऊपर केंद्रित है। मेरा ध्यान उन दिनों बिहार में चल रहे किसान आंदोलन की ओर जाता है। वो 1929 या 30 का समय था जब बिहार में सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन किए जा रहे थे, और उधर गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का विरोध किया जा रहा था। विदेशी वस्तुओं को जलाए जा रहे थे। तो मेरा ध्यान इस तरफ है, ये किसान आंदोलन असल में किसान के नाम के पीछे नेतृत्वकारी द्वारा हम जो अपनी कमेटी बनाए हुए हैं ST SC OBC तात्कालिक
वर्ग के लोगों के विरुद्ध में किसान आंदोलन किए जा रहे थे। भले वह अंग्रेज के विरुद्ध में था, अंग्रेजों के नियमों के विरुद्ध में था, हाँ, लेकिन यह मूल रूप से जो हमारे खेत से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए किसान थे, ST SC OBC थे, बिहार में हमारे निषाद वर्ग थे, जिनका जमीन पर मूल अधिकार था, उन सबों की जमीन को नेतृत्व देने वाला सहजानंद सरस्वती भूमियार भाई की जमीन कहाँ किसकी थी और किस प्रकार से किसके हाथ में चली गई, कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन सच्चा नेतृत्वकारी था। उन दिनों महात्मा गांधी जी विदेशी वस्तुओं का होली कर रहे थे, वह भी सही था, लेकिन उनका ध्यान इस भूमि कब्जा करने के विरुद्ध कोई विचार नहीं किया गया और हमारे भोले वाले जनता निषाद लोग अपनी जमीन से हाथ धो बैठे। वह किसान आंदोलन के नाम पर आज भी आप उत्तर बिहार में जाएंगे तो जमीन से संबंधित आजकल तो बंदोबस्ती का और नापजोक भी चल रहा है। आप पाएंगे कि पूर्वजों के जमीन सब किस प्रकार से हस्तांतरित कर लिए गए। मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जब कोई नेतृत्वकारी सवर्ण वर्ग वाले होते हैं, और अभी अभी गांधी जी का गुड़ वाला प्रसंग आया, तो उस प्रकार का प्रक्रिया को, उस प्रकार के प्रकरण को हम अपने नेतृत्वकारी शक्ति में नहीं पाते हैं, तो उसी समय विरोध किया जाना चाहिए था। मानते हैं कि उन दिनों हमारी शक्ति सिर्फ मानव श्रृंखला बन के रह गई थी, बौद्धिक शक्ति नहीं थी। अब तो हम जाग गए हैं, अब तो हम अपने नेतृत्वकारी के सही रूप को पहचाने कि सही में कौन गांधी जी है और सही में कौन गांधी जी का रूप लेकर के सहजानंद सरस्वती बना हुआ है। हम तो अभी भी पाते हैं कि सहजानंद सरस्वती के नई पीढ़ियां अभी भी हमारे मल्लाह निषाद केवटों को मजदूर बना करके उन्हीं के खेतों में उन्हीं को मजदूर बनाया हुआ है और उन्हीं की जमीन से उन्हीं से काम करा के करोड़पति, अरबपति, खड़बपति बने हुए हैं। इसलिए मेरा ध्यान बरबस उस तरफ जाता है कि हम अपने पूर्वजों की जमीन को कब्जा करने का कोई उपाय निकालें, क्योंकि इस मंडली में हम पाते हैं कि एक से एक अधिवक्ता हैं, कानूनविद हैं, कुछ कर सकते हैं और आने वाले समय में कुछ होगा ऐसी मेरी आशा है। और हम बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हम निषाद हैं। अपने अधिकार को जाने समझें, अपने विरोधियों को पहचाने। यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय, आपका बहुत बहुत। संजीव नागर जी ने पुनः हैंड रेस किया है, अगर कुछ बात ऐड करना चाहते हैं तो वे अपनी बात संक्षिप्त में रख सकते हैं। जी, बहुत कुछ मुझे ऐड नहीं करना है, क्योंकि राजेंद्र चौधरी जी का कि काफ़ी कष्टपूर्ण जो है ये महेश्वर साहनी जी का काफ़ी कष्टपूर्ण बातें रही। और आप ये चाहते हैं कि हमारी समाज, चूँकि अधिवक्ताओं में हम लोग भी हैं, तो उनको हम एक चीज़ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि सर इस पर हम लोग पहल कर रहे हैं और पहल हो रही है। और निषाद समाज के लिए हम लोग पर्सनल लॉ बना रहे हैं और पर्सनल लॉ बनाने के बाद जो आपकी जो कसक है उस कसक को हम लोग मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि हम वसुधैव कुटुंबकम के समुदाय से आते हैं और हमारी हमेशा भावनाएं वसुधैव कुटुंबकम है। हम उनको कम नहीं करेंगे या उनको ख़त्म नहीं करेंगे, हम संपूर्ण जो है कि बराबर की स्थिति में लाने का हर प्रयास करेंगे और ऐसी व्यवस्था हम लोग देने के लिए तैयार हैं।
बीच में हम विषय से इतर गए और हमने बोला इसके लिए हम सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन सर को आश्वस्त करना आवश्यक था क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा बसा हुआ है और उसको समाप्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय। मेरे ख्याल से सभी उपस्थित सज्जनों की बातें हो चुकी हैं। अब मैं चाहूँगा श्री नाविक जी अपनी बात को संक्षिप्त में रखकर आज की बैठक समाप्त करें। जी धन्यवाद। मैं एक बार राजकुमार सिंह राजपूत जी को आवाज़ दे देता हूँ, अगर वो टाइम दे पाते हैं, क्योंकि बीच में उन्होंने बोला था कि अभी थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ। आदरणीय राजकुमार राजपूत जी, अगर आप समय दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। राजकुमार सिंह राजपूत जी। नहीं सर, मीटिंग में वो नहीं, सॉरी, वो अभी मीटिंग में नहीं है। जी हाँ, ठीक है, मीटिंग में नहीं। अब आज का जो हमारा मीटिंग रहा, बात रही, लोगों के विचार आए, बहुत अच्छा रहा और इस मीटिंग में सभी का स्वागत है। और पुनः मैं अपनी जो सीमाएं हैं उसको सबके जानकारी में ला दूं कि विषय मैं रखता हूं, जितनी सोच है समझ है उसके अनुसार, और मुझे ये खुशी हो रही कि हमारे सभी साथी उस विषय पर फोकस करके बोलते हैं। ये हमारे कह सकते हैं थोड़ा सा हम वैचारिक रूप से सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। और बहुत ही शालीनता के साथ मीटिंग होती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई किसी पर कटाक्ष नहीं, कुछ नहीं। और कोशिश करते हैं हम लोग कि किसी भी संस्था का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पॉलिटिकल आदमी का उसमें नाम ना आए, ताकि कोई आक्षेप न लगे कि हम किस तरफ झुकाव रखते हैं। विचार का हमारा झुकाव है वो रहेगा, क्योंकि सबका एक अपना अपना विचार होता है, लेकिन विचार का जो झुकाव आधार पर होना चाहिए, तर्क पर होना चाहिए, किसी के सुनी सुनाई बातों पर नहीं। अगर हम मानते हैं कि हम शिक्षित हैं तो शिक्षा का काम है केवल पढ़ लेना, उसका मर्द अर्थ समझ लेना नहीं है। शिक्षा का मतलब है, शिक्षित का मतलब है कि आपको सोचने समझने की शक्ति पैदा करना है, तर्क करना है। तर्क करना जिस दिन सीखेंगे, तर्क के साथ किसी बात को नकारना, किसी बात को स्वीकारना, वो हमें सीखना है, वही ज़रूरी है। कोई भी किसी भी ढंग से अपनी बात लिखता है, अपने ढंग से बोलता है। सब कोई अपने अपने विचारों के अनुसार झुकाव रख के बात करते हैं, बोलते हैं, चाहे वो लेखक हो, चाहे वक्ता हो, चाहे किसी संस्था के प्रतिनिधि हों। बहुत कम लोग होते हैं जो निष्पक्ष होते हैं। मैं अब चूंकि जो विषय था हमारा कि रिएक्शन पर, या गांधी जी ने जो उनके साथ घटना हुई, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और देश को बदल दिया, या हमको आज़ादी दिला दी। जो मोटा मोटा सबकी स्वीकृति है, उसमें अस्वीकृति भी हो सकती है। उनमें सभी का योगदान था। जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत जी थे, लाल बाल पाल थे, सभी का नाम आता है, सबका सहयोग है। लेकिन एक लीडर के रूप में कहें, या ज़्यादा जो परसेंटेज स्वीकृति आती है, उनको ज़्यादा महत्व दिया था। गांधी जी ने, वो कहते हैं कि बिना खड्ग बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी, क्या साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो अहिंसा के साथ और वैचारिक दृढ़ता के साथ उन्होंने काम किया। वैचारिक दृढ़ता इस सेंस में कि भूपेंद्र साहब ने और नागर साहब ने बताया कैसे उन्होंने अपने विचारों को अपने व्यवहार में लाया। आज़ादी के संदर्भ में देख रहे हैं कि अपने एक जो पहन ड्रेस था वो कम किया, एक लंगोटी या कहीं धोती पर रहे, अपने गुड़ खाए फिर इसको छोड़े। वैचारिक समर्थन में अगर डट जाते थे, असहयोग आंदोलन करना है, भूख हड़ताल में बैठना है तो बैठना है, पैदल चलना है तो चलना है, और एक संदेश भी देते थे कि हमें कुछ करना भी है। चरखा चलाते थे और कई जगह पहुंचते थे अपनी, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे बिहार का जिक्र हो, नील की खेती का, इस पर कुछ न कुछ उसमें संकेत समझ गए होंगे, और वो आज भी उस स्थिति में है, उसको हम निकाल नहीं पाए। कहने का मतलब है कि हम रिएक्ट करने की पोजीशन पे, और बदलाव हम कब लाएंगे जो सबके लिए हित की बात हो। हमें हिस्ट्री भी देखें, वर्तमान भी देखें। हिस्ट्री में अगर हम बिना किसी लाग लपेट के सब वर्ण की बात करते हैं, चाणक्य का नाम आता है। चाणक्य का भी अपमान हुआ था, शायद घनानंद ने उसको अपने दरबार से धक्के मारकर भगाया था, चोटी पकड़कर भगाया था, या चोटी पकड़ उसका अपमान किया था, तो उसने सम्राट अशोक को तैयार किया। हमें जरूरत है आज कि चाणक्य भी मिले और सम्राट अशोक भी तैयार हो।
और जरूरत है हमें पहचानने की, हमारे साथ जब कोई अपमान होता है उस अपमान को पहचानने की जरूरत है। और अपमान कभी ना कभी जिंदगी में सबके साथ छोटा बड़ा होगा। ये परिस्थितियां निर्भर करती हैं, हमको स्वीकार करती है, कैसे रिएक्ट करती है। जरूरत है फूलन देवी जी की, उनके साथ भी अपमान हुआ, बेतहाशा अपमान हुआ, लेकिन उनने भी अपना एक पहचान बनाई और ये साबित करके दिखा दिया कि हम उस रिएक्शन को या अपने अपमान को किस ढंग से भी हम सही ढंग से अपना बदला ले सकते हैं या रिटेलिएट कर सकते हैं। अपमान तुलसी का भी हुआ था, हम सभी एक पक्ष देखते हैं। तुलसी का भी हुआ था, तुलसीदास का, उनकी वाइफ में अपना किया था कि क्या इसे सांसारिक जीवन फंसे, उसने अपना रास्ता बदला, रामचरितमानस या काव्य लिखे। देख सकते हैं अपमान रवीश का भी हुआ, जो यूट्यूबर हैं, उनको चैनल से निकाला गया। वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर कह लें, जो देश के बारे में, युवाओं के बारे में एक नौकरी सीरीज चलाई थी, 40-45 सीरीज चलाई थी, उनको भी से निकाला गया, लेकिन आज भी अपनी बात पर अड़े हैं, समाज हित के मुद्दे उठाते हैं। यूट्यूबर राठी हैं, अभिषार शर्मा हैं, उनको भी निकाला गया न्यूज़ से, वो चलाते हैं। प्रसून वाजपेयी हैं, वो निकाले गए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है अपमान किसी भी तरह से हो सकता है, आपको नौकरी से गंवाकर, किसी को शब्दों में या मार कर, या और दुर्घटनाएं करके या दुर्व्यवहार करके। आपके साथ जब होता है तो उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, और रिएक्ट ऐसे करें कि कम से कम 10 लोगों का और भला हो, उस रिएक्शन में डिस्ट्रक्टिव ना हो। कहने मतलब ये यहाँ पर मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट और अपनी बात साझा करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही था इस मीटिंग को रखने का। रही बात, कोई भी आदमी होता, मेरा जीवन हो, किसी का भी जीवन हो, उसके ना रहने के बाद एनालिसिस होता है, और अगर वो जीवित जी प्रभावशाली है तो कोई भी एक आदमी उसके सामने कोई भी उसका कटाक्ष या कोई उसकी कमियां नहीं ढूंढता है। यही चीज गांधी जी के बारे में लागू होती, यही चीज आज जो प्रभावशाली उनके बारे में लागू होगी 20 साल बाद या 10 साल बाद। क्योंकि जब कोई पावर में रहता है या कोई पॉपुलर रहता है, उसके खिलाफ बोलने की कोई साहस नहीं कर पाता। गांधी जी उस समय पॉपुलर है, सबका इंसानी जीवन है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती हैं, नो वन इज परफेक्ट। बस ये है कि उनके जीवन से हमें अगर कुछ सीखने लायक मिलता है तो सीखें, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे सतर्क करना, तो उन कामों से बचें, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद आप सभी का, और फिर हम अगले मंगलवार को मिलेंगे नई विषय के साथ। और मेरा आपसे आग्रह है कि विषय भी मुझे सुझाएं आप, और जिस विषय पर आप अच्छी बात रखना चाहते हैं एक विस्तृत तरीके से, वो भी हमको बताएं, तो हम मीटिंग को और अच्छे ढंग से संचालित कर पाएंगे। आप सभी इस मीटिंग में जुड़े और अपनी अपनी बात रखें, और मैं इसी उम्मीद के साथ कि सब लोग आते रहेंगे। साथियों को भी आप मैसेज भेजा करें, मेरा आपसे आग्रह है, क्योंकि अकेले में थोड़ा दिक्कत तो होती है, आप समझ सकते हैं। 40-50 ग्रुप में भेजना और उसके बाद पर्सनल भेजना दिक्कत होती है, लेकिन अब चूंकि कह सकते हैं कुछ है करने का तो कर रहे हैं। मीटिंग का लिंक यही रहता है, समय यही रहता है, सभी साथियों को बता सकते हैं, और कोशिश करें कि जब समय मिले तो। मैं यहाँ पर पाया कि मैंने एक साथी से, एडवोकेट नागर साहब से आग्रह किया था, उनने जरूर कई साथियों को भेजा, क्योंकि नए साथी इसमें जुड़े थे, उनमें से हैं जिनको उन्होंने भेजा। तो आप सभी से आग्रह है, साथ दीजिए, तभी हम कुछ आगे वैचारिक सशक्त हो पाएंगे, और जब तक हम विचारों से सशक्त नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, और विचार के साथ साथ तर्कशील विचार चाहिए। अंधे समर्थन या अंधे विरोध वाले विचार हमें नहीं पैदा करना है। धन्यवाद आप सभी का, पुनः बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जय निषाद। जय निषाद।